हम लोग कुछ छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है और ये ऐसे चलते चलते घूमते घूमते वापस यहाँ पे लौट आया, तो एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर में कुछ समय लगा होगा ना, तो जब ये एक चक्कर पूरा किया तो ये कितना एंगल घूम गया होगा, 2 पाई। और जो समय लगा उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। हाँ, तो एक टर्म है जो कि आपको इस्तेमाल करना रहता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन, लोग इसको साइकिल भी बोलते हैं, मैं इसको रेवोल्यूशन बोलता हूँ। रोटेशन, जब रोटेशन मोशन पढ़ोगे तब होगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेकंड हो जाएगा इसका। और दूसरा एक जरूरी चीज होता है क्या जी? फ्रीक्वेंसी, है ना। उससे पहले इसका फार्मूला डिराइव कर देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या था? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ओमेगा इक्वल्स कितना आ गया? 2 पाई बाई। या आप कह सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई बाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी समझा देते हैं जी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल काफी सारा होता है, एक होता है, कुछ लोग एन भी लिखता है, अब कुछ लोग ऐसे लिखते हैं न्यू। तो क्या पढ़ते हैं? न्यू। कुछ भी सिंबल ले सकते हो, है ना। तो ये होता है जी कि 1 सेकंड में कितना चक्कर मारा जा रहा है। टाइम टेकन टू कंप्लीट, नहीं 1 रेवोल्यूशन नहीं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अकरिंग इन पर सेकंड। फार्मूला और डेफिनेशन एक ही टाइप का होता है, मैं फार्मूला लिख दूं वही डेफिनेशन भी होगा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड बाय टाइम इंटरवल। तो अपने आप पर सेकंड में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन इसी को लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अकरिंग पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अकरिंग पर यूनिट टाइम। और अगर टाइम पीरियड आप सेकंड ले रहे तो आप सेकंड में बोल लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये आपको सेकंड में रहे। अच्छा एक चीज देखिए, इसका यूनिट को आप बोल सकते हैं पर सेकंड, क्योंकि नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं ना है। और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकंड का पावर -1। इसी को कभी कभी लोग हर्ट्ज भी करते हैं, यस सर। या इसी को लोग ऐसे भी करते हैं आरपीएस, समझिएगा। आरपीएस बोले तो रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। ऐसे को कोई लोग साइकिल पर सेकंड भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आप ये भी जान रहे होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो फार्मूला आ जाएगा, देखिए ओमेगा इक्वल टू कितना है? 2 पाई बाई टी। तो 1 बाई टी को आप क्या लिखेगा? एफ। यस सर। तो देखिए फार्मूला आ गया, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, है ना। या इसी को आप लीजिए, घुमा के लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक सब ओके ना? ओके। ओमेगा इक्वल्स हमने अभी अभी पढ़ा कि कितना होता है? 2 पाई एफ। तो उसके लिए शर्त है कि ये फ्रीक्वेंसी किसमें था? आरपीएस में। ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी जो है ना बच्चों, ये आपका फ्रीक्वेंसी मेंशन आएगा आरपीएम में। आरपीएम में, आरपीएम का मतलब पर मिनट। तो पर मिनट में इतना रेवोल्यूशन है, तो पर सेकंड के लिए क्या करेंगे आप? डिवाइड बाय 60 करिएगा। तो जब आपको ये आरपीएम में मेंशन है तो आपको उसका ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 पाई एफ डिवाइड बाय 60। तब जाके कन्वर्ट हो चुका है किस में? आरपीएस में। क्लियर? जैसे आप लोग बचपन में करोड़ साल से ये काम करते आ रहे होंगे कि कोई चीज क्या है भाई, किलोमीटर पर आवर में है, तो 5 बाई 18 करो तो क्या आ जाएगा? वैसे ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक और जरूरी बात हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी आप ओ के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे थे। कहाँ के रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में।
तो ये कोई पार्टिकल किसी समय मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये इसका क्या होता है वेलोसिटी। आप सबको पता होगा वेलोसिटी हमेशा आप क्या लेते हैं टेंजेंशियल, और पोजीशन वेक्टर क्या है रेडियल है। रेडियस वेलोसिटी पर क्या होता है जी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? तो अभी अभी हमने बात करा था जी v इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो आपको ये कहे या ना कहे आप समझ पा रहे हैं कि वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है किसके आर के। तो सर्कल का सेंटर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। ठीक है कि आप सर्कल ही लें, तो आपको इन जनरल बता रहा हूं। मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे है जी और ये ऐसे चल रहा है, सपोज ये इसका क्या हो गया वेलोसिटी और ये इसका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो अभी तो परपेंडिकुलर नहीं ना है जी, तो आप क्या करेंगे देखिए इसका तरीका है, आप इसको ऐसे प्रोड्यूस करिए। कर लिए? ये दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर। मान लीजिए कि ये एंगल क्या है थीटा है, तो ये जो आप कंपोनेंट लेंगे ना इसको भी पैरेलल कहिएगा, आईसी को क्या कहिएगा भी परपेंडिकुलर कहिएगा। बोलिए किसके परपेंडिकुलर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब आप समझ सकते हैं कि ये v sin थीटा हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। अब इस सिचुएशन में अगर आपको ओमेगा लिखना है तो बस वही फार्मूला है v परपेंडिकुलर बाई r, तो v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी v sin थीटा बाई r। सो सिंपल। कोई दिक्कत? देखिए आप सब ये बात को समझ जाइए, ये जो v है आपका ये ऑलरेडी क्या है r पे परपेंडिकुलर है ही है, इसलिए यहां पर भी इसको v लिखो या v परपेंडिकुलर लिखो, बात क्या है बराबर है। लेकिन यहाँ पर v और v परपेंडिकुलर क्या है बात बराबर नहीं है। तो ओरिजिनल फार्मूला यही रहेगा v परपेंडिकुलर बाई r। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता था, इसमें फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ओरिजिनल फार्मूला आप क्या समझोगे, ओरिजिनल फार्मूला ये समझना v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r। सर्कल में हमेशा रहता ही है, सर्कल में v परपेंडिकुलर रहवे करता है, तो उसमें अलग से सोचने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई सर्कल पे नहीं चल रहा है तो अलग से सोचना जरूरी पड़ता है। समझ गए? एक और तरीके से इसको समझाता हूँ। मान लो आप ये थीटा नहीं पता रहता, सपोज ये पता रहता कि अल्फा है, हो सकता है ना ऐसा, तब भी पैरेलल वाला कंपोनेंट आपका क्या बन जाता हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बन जाता भी साइन अल्फा, और ये क्या बन जाता जी भी, तब आप क्या लिखते हैं जी भी परपेंडिकुलर को आप क्या लिखते हैं भी कॉस अल्फा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो हमने देखा है ना कि किसी समय इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहता है आर वेक्टर, और किसी समय इसका पोजीशन वेक्टर बदल के क्या हो जाता है आर वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर, और किसी समय इसका एंगुलर पोजीशन क्या होता है थीटा, और किसी समय इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो जाता है थीटा प्लस थीटा। और ये किस पे घूम रहा है किसी सर्कल पे, तो सर्कल पे घूमा तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया v बाई आर। जहाँ की सर्कल में ये प्रॉपर्टी होता है कि वेलोसिटी क्या रहता है हमेशा आर वेक्टर पर परपेंडिकुलर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एंगुलर वेलोसिटी के होने के लिए जरूरी नहीं कि सर्कल पे घुमा जाए, किसी भी कर्व पाथ पे इवन स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है, ठीक है ना। ओमेगा वेक्टर कैन एग्जिस्ट ऑन कर्व पाथ एज वेल एज ऑन स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ में जैसे ये बता रहे थे हम, किसी समय पार्टिकल यहाँ पर है इधर चल रहा है, तो आप देखिए ये स्टार वेक्टर है ना, थोड़ी देर बाद बाबू ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए इसका पोजीशन वेक्टर बदल गया कि नहीं बदला, बोलिए यस ये क्या हो जाएगा r वेक्टर प्लस
dr वेक्टर। अब देखिए पहले इसका एंगुलर पोजीशन क्या रहा होगा, थीटा। अब इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो गया होगा, थोड़ा सा मान लीजिए चेंज हो गया, कितना से चेंज हो गया, डी थीटा से। एंगुलर पोजीशन बदला ना, तो इसलिए स्ट्रेट भी कोई चलेगा तो भी भाई उसमें एंगुलर वेलोसिटी होता है, और उसी को हम बता दिए थे, v परपेंडिकुलर बाई r बताया था इसमें। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाई r, और ये भी वैसे ही निकलता है d थीटा बाई dt के मीनिंग से निकलता है, d थीटा बदलना चाहिए, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वो भी किस में करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए समझते हैं। तो मान लीजिए आपका पार्टिकल किसी समय t पर यहाँ था, जिसका कि पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है, r वेक्टर, ठीक है। अब इस समय इसका दो कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या क्या होगा, एक होगा x और एक होगा y, ठीक है। तो ये जो आपका कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, y, और ये जो कंपोनेंट आपका होगा वो क्या होगा, x होगा क्या। यस सर। मान लीजिए अभी जो समय हो रहा है वो t हो रहा है, और t समय में कितना एंगल घूम गया है, थीटा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं जी, तो बोलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। ओमेगा कांस्टेंट है, ये हम कुछ देर पहले साबित कर दिए थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा कितना होता है, 0, तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी में कोई दिक्कत नहीं। अब आप हमें ये बताएं कि इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा क्या, r cos थीटा, और y बराबर क्या हो जाएगा, r sin थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि x बराबर है r cos थीटा, थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी। लीजिए आपके पास x आ गया जी। यस यस। वैसे ही सोचिए y बराबर क्या होगा जी, r sin थीटा, थीटा मतलब जी ओमेगा टी। बच्चों हम लोग निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। पाथ को बच्चों जानते हैं, ट्रेजेक्ट्री भी कहा जाता है, और इसका एक ट्रिक होता है निकालने का। y को लिखना पड़ता है एज ए फंक्शन ऑफ x। इसके लिए आपको जो समय होता है ना उसको क्या करना होता है, गायब करना होता है, ठीक है ना। यस। आज से करोड़ साल पहले एक फिल्म आया था जो मेरा फेवरेट था, बॉबी देओल का। फिल्म का नाम था गुप्त। गुप्त मतलब काइंड ऑफ, हो सकता है ना, सुने हैं क्या आप लोग, नहीं उस समय तो आप लोग पहले नहीं गए होंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, टाइम को ना एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, बताइए तो, r स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। अब आप समझ लीजिए r स्क्वायर कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते हैं ना। यस सर। लिख दें, चलो लिख देते हैं, शायद कुछ लोग को ना पता हो। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो ये देखिए आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ या ट्रेजेक्ट्री आ गया जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। चलिए आपको दूसरा चीज बताता हूँ जी। अब हमको r वेक्टर चाहिए। r वेक्टर क्या होता है जी, x i कैप प्लस y j। x क्या है, हाँ ये है r cos ओमेगा t i कैप, और y क्या है, r sin ओमेगा t j कैप।
कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर हमने अभी किया था, है ना? टाइम पास करने। तो देखिए आर वेक्टर हमने लिख लिया था ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए? तो वेलोसिटी के लिए भाई हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए v इज इक्वल टू क्या है? डी आर वेक्टर बाई डी टी। समय के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है परिवर्तन ही संसार का, तो हो रहा सब परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, कर लेते हैं हम भी, है ना? आप ये देखें कि आर का तो डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, कॉस का हम कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपको पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूँ, चाहता तो ऐड कर सकता था बट मैं पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूँ। इसी का डिफरेंशिएशन करना है हमें। यस सर। और दूसरा क्या होगा बाबू? आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी यस सर। देखिए ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं, यस। इसके लिए हम लोग चेन रूल लगाएंगे। ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी इनटू डी ओमेगा टी बाई डी टी आई कैप। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर सकते हैं आप, आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी जे कैप। आप डी ओमेगा टी को जैसे ही कट मारेंगे आप वापस से यहाँ पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? ये करने के पीछे कुछ खास कारण था कि यहाँ का जो वेरिएबल होता है ना वही नीचे होना चाहिए। आप देखिए ध्यान से, ऐसा हो रहा है, यस सर। हो रहा है ना? यस। तो आप फार्मूला सेट कर लीजिए ना, आप तो जानते ही होंगे फार्मूला जी। यस। कॉस का डिफरेंशिएशन जी माइनस साइन ओमेगा टी। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, ये ओमेगा रह गया आई का, ठीक है जी। यहाँ देखिए आप आर को छोड़ दीजिए, साइन का लिखिए cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी इनटू एक क्या लिखिए ओमेगा और इनटू जे कैप। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको यहाँ से अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझाना शुरू करते हैं। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड जानने का मन है जी तो इसका मॉडुलस आप लिखेंगे ना जी, आप लिखिएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका क्या लिखिएगा जी? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आप समझिए कि आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा बाहर। यस सर। बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा? 1 बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत? अब इसका डायरेक्शन जो है आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, ठीक है ना? बट डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता होगा। क्या पता होगा? अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर किधर रहता है? इस पर परपेंडिकुलर, यस सर। टेंजेंशियल रहता है, या फिर कह लीजिए कि पोजीशन वेक्टर पे क्या रहता है? परपेंडिकुलर। ये सर्कुलर मोशन में हमेशा होता है, ठीक है ना? लेकिन पाथ पे टेंजेंशियल होगा, ये हमेशा होता है। पाथ पे टेंजेंशियल होगा, ये हमेशा होता है। अब ये वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है, ये हम साबित कर दे सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग साथ में कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो समझ गए, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये अभी हम कुछ देर पहले एक और तरीका से प्रूव किए थे। तो आप ये देखिए आपका आर वेक्टर है, क्या है जी? देखिए तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप और क्या है जी? आर साइन ओमेगा टी जे कैप। लगाइए तो जी डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी वेक्टर और डॉट विद आर वेक्टर। देखिए आर आर कितना हो जाएगा जी? आर स्क्वायर, एक ओमेगा होगा
ये हो जाएगा जी कितना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। आपको जानकारी होगा कि आई डॉट आई कितना होता है, और इसमें एक माइनस साइन है। यहां से देखिए आर आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और जे डॉट जे कितना होता है 1। अब आप देखिए नहीं कट गया क्या, कट गया जी, साफा कट गया। देखिए कितना आ गया। अब आप सोचिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, V डॉट आर बराबर कितना आ रहा है 0, यानी कि आप लिखिएगा V इंटू आर इंटू कॉस थीटा बराबर 0। साफ दिख रहा है कि कॉस थीटा कितना आ गया 0, इसलिए थीटा कितना आ गया 90। तो हेंस प्रूव्ड कि वेलोसिटी जो होता है वो पोजीशन वेक्टर पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर, और टेंजेंट है तो टेंजेंट भी रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, आगे चले। तो देखो हम लोग ये पढ़ लिए कि पोजीशन वेक्टर ये था, हम लोग ये भी पढ़ लिए कि ये वेलोसिटी वेक्टर था, डिफरेंशिएट करके बता दिए। ये भी अभी हम सिखा दिए कि इसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा होगा। डायरेक्शन भी सिखा दिए कि या तो पास पे आप टेंजेंट कह लो, या आप कह लो कि रेडियस वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर। बात देखी है, हो गया। अब मैं इसका एक्सेलरेशन बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आप ये करो जी, dv बाई अगेन, अब तो आप कर सकते हो ना। अभी हम चेन रूल जो लगाए थे ना, दोबारा लगा दें, चलो लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें ये डिफरेंशिएशन करना है किसका जी, साइन ओमेगा टी का। तो अभी भी सिखाए थे, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, है ना। ये हमने अभी किया है। बाकी ये चीज तो पहले से प्रेजेंट थी ना, ओमेगा एक है, ठीक है। तो आप ये देखो साइन का डी से क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ से क्या आएगा ओमेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, एक और पहले तो ओमेगा था, क्या आ जाएगा ओमेगा का। वही बातें यहाँ पे भी हो जाएगी, आर तो आर है, साइन का डी से क्या हो जाएगा सॉरी कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। एक ओमेगा पहले से प्रेजेंट था, तो इस तरीके से बातें हो जाएगी। ये आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। अब आप इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे अंडर रूट माइनस आर और ओमेगा का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ भी आर स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए आर और ओमेगा स्क्वायर कॉमन के बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आप बार बार पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ा चुका था कि v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, पढ़ाया था ना मैंने। तो आप इसको ऐसे देखें v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर। इसको आप लिखेगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एगो आर काट दीजिए तो कितना आ गया, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा, एक v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड की बात है। अब इसका मैं डायरेक्शन समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन के लिए, इसके लिए आप आर वेक्टर को और इसको देखिए, गौर से देखिए एकदम, ठीक है ना। नजर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। है कुछ खास बताइए, नहीं अगर दिख रहा तो आप ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, कॉमन ले लिए, माइनस साइन में कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ क्या बच रहा होगा आर कॉस ओमेगा टी, आई क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा होगा आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब दिखा या अभी भी नहीं दिखा, क्या दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एग्जैक्टली, ये आपका पूरा का पूरा आर वेक्टर है। देखिए यानी कि
यहाँ से आपको मैं डायरेक्शन बतला पाऊंगा। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। अबे ये क्या आ गया? अबे ये हम लोग वेक्टर पढ़े हैं, यस ये तो कांस्टेंट है ना, हाँ ये क्या है? कांस्टेंट तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू आर वेक्टर का नेगेटिव। यस सर। यानी कि जो हम पढ़ते थे कि ये क्या है? आर वेक्टर है, ये क्या है? तो माइनस आर वेक्टर कहाँ होगा जी? पीछे टुवर्ड्स द सेंटर। यस सर। वही क्या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यानी एक्सेलरेशन कहाँ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर। समझे? एक्सेलरेशन कहाँ डायरेक्टेड है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये इसका डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन का नाम यहाँ पर है सेंट्रीपिटल। इसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर होता है। ये क्लियर है? यस सर। तो हमने ये डिराइव कर लिया कि ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टाइम के साथ फंक्शन है, और मैग्नीट्यूड इसका हमने अभी डिराइव किया था ना जी, जस्ट अभी अभी हमने डिराइव किया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ये क्या है? लगातार कांस्टेंट। लेकिन अगर आप बात किसकी करें? डायरेक्शन की बात किसकी करें? डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन लगातार क्या कर रहा होगा? बदल रहा होगा, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार लगातार। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहाँ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। मान लीजिए आप यहाँ पर है तो ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कहाँ है? टुवर्ड्स द। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा तो इसको कांस्टेंट कहेंगे वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, ये वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन है जो लगातार वेलोसिटी पर क्या रहता है? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब तक आपने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होता है। आज आप पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन का दो टाइप होता है। ये खास करके कर्व मोशन में होता है। इसमें होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। ठीक है ना, इसका यूज सिर्फ किसमें होता है? कर्व मोशन में। तो एक्सेलरेशन इन कर्व मोशन, क्योंकि सर्कल खुद क्या है भाई? एक कर्व है, तो यहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल में भी ये हुआ है, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल, नाम अब याद आ गया होगा। तो दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का दो टाइप होगा। एक का नाम क्या है बाबू? सेंट्रीपिटल। अभी अभी जो डिराइव किए थे। Yes. और दूसरा का क्या नाम होगा? टेंजेंशियल। ये दोनों का कुछ खास मकसद है। ठीक है ना। आज से करोड़ों साल पहले भगवान जब दुनिया बनाए, ठीक है, तो ये समस्या आया था कर्व मोशन वाला। तो हमसे डिस्कस किए कि क्या किया जाए। अरे भगवान जी करना क्या है? दो को तोड़ दीजिए एक्सेलरेशन। एक वो जो डायरेक्शन कंट्रोल करेगा और एक वो जो स्पीड कंट्रोल करेगा। तो जो सेंट्रीपिटल वाला है ना, इसका काम क्या है? डायरेक्शन कंट्रोल। डायरेक्शन कंट्रोल करने का। यदि आपको डायरेक्शन को चेंज करवाना है ना, आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिना इसके ये संभव नहीं है। और यदि आपको स्पीड चेंज करवाना है, यानी कि स्पीड कंट्रोल घटाना है या बढ़ाना है, तो आपको क्या चाहिए होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कितना सिंपल है। यस। ठीक है। अब इसका फार्मूला तो हम बता ना दिए जी आपको। सेंट्रीपिटल वाले का पता है, और सारा नाम होता है, बताए होंगे हम कभी। मैं बोल दे रहा हूँ, समझना। N फॉर नॉर्मल, N फॉर नॉर्मल, R फॉर रेडियल, C फॉर सेंट्रीपिटल। मतलब सबका एक है। एसी AC फॉर सेंट्रीपिटल, AR फॉर रेडियल, AN फॉर नॉर्मल। नॉर्मल एक्सेलरेशन। सबका मतलब एक ही है। ठीक है। फार्मूला बताइए दिए हैं, क्या बताए? v स्क्वायर बाई आर। अच्छा है, ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? नहीं सर। सर।
ये तुम्हारे लिए नया है, जरा इसका बात करते हैं, जरा हमको सिखाना तो। ई क्या लिखे हैं बाबू हम? एक्सेलरेशन चेंज। इंस्टेंटेनियस। हाँ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हाँ with respect और ऐसे कर दिए तब क्या मतलब है इसका? to speed। स्पीड हो गया। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, छुच्छे dv by dt, है ना? तो ये बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसका नाम हो सकता है ना, या मीनिंग हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। पर दिक्कत, इसका सिंबल होता है बाबू AT। क्या होता है जी? AT। दिक्कत, और इसमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 जब तुम एडल्ट हो जाओगे, है कि नहीं? चले आगे? नहीं, अभी हम इधर भी लिखेंगे। ग्राफ बना। हाँ, अब इसको हम ग्राफिकली समझाते हैं। हाँ। देखिए, मान लीजिए आप सर्कुलर पाथ पे हैं और आप मान के चलिए कि आपका स्पीड क्या कर रहा है, बताइए? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा, कर्व पाथ में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। दूसरी बात है, आपका ये वेलोसिटी है, स्पीड बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पैरेलल होगा। आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? आपके पैरेलल होगा। सो सिंपल, ठीक है? मान लीजिए आपका जो स्पीड है वो घट रहा है, ठीक है? इन दैट केस ये आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके क्या रहेगा? पीछे रहेगा। देख पा रहे हैं आप? घटाएगा ना, उल्टा रहेगा तो क्या करेगा? घटा देगा। और सेंटर की तरफ क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल। ये आपका नेट एक्सेलरेशन होगा। ये क्या होगा आपका? नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका और इसका सम। सेंट्रीपिटल का और टेंजेंशियल का वो क्या होगा? सम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो आपका नेट एक्सेलरेशन होता है ना, वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या होता है? सम। दिक्कत इसमें कहाँ हो जाएगा? वो इधर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का वेक्टर सम, पैरेललोग्राम रूल से। कोई दिक्कत? कभी कभी आपसे ये एंगल पूछ सकता है, तो tan फाई क्या देगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये टेंजेंशियल बाय ये सेंट्रीपिटल। उल्टा भी हो सकता है, मान लो यहाँ से एंगल पूछ देता अल्फा, तब सेंट्रीपिटल बाय टेंजेंशियल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही काम यहाँ भी हो सकता है भाई। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ डन। देखिए, ये ए वेक्टर इक्वल टू क्या है? ए सेंट्रीपिटल प्लस ए टेंजेंशियल। तो किसी भी कर्व मोशन में ए, ये टोटल एक्सेलरेशन है। इसका मीनिंग फिर से बता दे रहा हूँ, ये टोटल एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv वेक्टर बाय dt। ये वेलोसिटी का चेंज है। ये टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है? हमेशा वेलोसिटी चेंज, ठीक है ना? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये, ठीक है? जबकि ए टेंजेंशियल क्या था? चेंज ऑफ स्पीड। हाँ, ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अंतर याद रखिएगा, ये टोटल वेलोसिटी, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो जानी रहे, फिक्स कर यार है, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अंतर समझ गए दोनों में? ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। क्लियर? एक चीज और समझिए, दो डायग्राम समझ गए ना? एक में स्पीड बढ़ रहा है, एक में स्पीड। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट रहे, पॉसिबल है ना? इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। सपोज किसी का स्पीड क्या है, तो उसका ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, घूमेगा ना? क्लियर है सर? तो ये देखिए, ये क्या है बाबू? बोलिए। सर्कुलर
चीफ मिनिस्टर है, समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं था, सर्कुलर मोशन है बेसिकली। इसका दो टाइप है, यूसीएम और मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? लीनियर स्पीड, क्या लीनियर स्पीड, जिसको आप क्या कहते हो v, ये क्या रहेगा? इसलिए आप समझो कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0। इसी में आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा के बारे में भी बताए थे, क्या रहता है? कांस्टेंट। और इसलिए इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितना था? 0। ठीक है ना? यस सर। तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? बोलिए। नहीं ना होगा। तो इसमें जो आपका है लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, किस वजह से? डायरेक्शन चेंज की वजह से। ये देखो, आई थिंक दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ फिर से। और एग्जांपल ले लो, जैसे कोई चल रहा है, अभी इसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी भी कितना है? यार छोटा पड़ जा रहा है यार, इधर लिख लेते हैं, इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, है ना? करेंगे इस पर आपसे डिस्कस। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, कोई चल रहा है, तो वेलोसिटी का होना है टेंजेंशियल ना। यस सर। तो किसी एक मोमेंट इसका स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी भी क्या है? 10 मीटर। अभी भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अभी भी क्या है? 10 मीटर। अभी भी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। अभी भी क्या है? 10। क्या समझ में आ रहा है? लगातार इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट। हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या है? Change। तो वेलोसिटी क्या है? अलग। वेलोसिटी फैक्टर क्या होगा? अलग। लेकिन स्पीड क्या है? कांस्टेंट। समझ गए? यस। तो इसी के लिए देखो ऐसे लिख दिया जा सकता है, इसमें ऐसे लिखा जा सकता है बाबू कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्या था? v1, यहाँ पर क्या था? v2। और ऐसे समझते जाओ ना, हर मोमेंट वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? अलग होगा। तो आप समझना कि v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर या v4 वेक्टर, इस तरीके से सब क्या रहेगा? नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज की वजह से। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या लिखें? V1 is equal to V2। v1 का मॉडुलस या v2 का मॉडुलस, इस तरीके से तो सब क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यस। इसको क्या बोल लो? v। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना? यस। इसी को ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो स्पीड हर जगह क्या रहेगा? सेम। ओमेगा भी हर जगह सेम ही रहेगा। इसमें इक्वेशन बड़ा सिंपल वाला चलेगा। अगर आपको कर्व पाथ पे कोई लेंथ मेजर करना है, बोले तो डिस्टेंस, क्या मेजर करना है? डिस्टेंस। तो आप क्या कहोगे? लीनियर डिस्टेंस कहोगे। तो आप क्या कहना? लीनियर डिस्टेंस। तो इसको आप लिख सकते हो VT। लीनियर डिस्टेंस का मतलब वही है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। लीनियर डिस्टेंस जो होगा वो होगा क्या? आर्क का लेंथ होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R इंटू थीटा। और अगर आपको एंगुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? एंगुलर डिस्टेंस। तो थीटा इक्वल टू कर दोगे क्या? ओमेगा इंटू टी कर लेना। जैसे एस बराबर क्या था? VT। वैसे एस बराबर ये भी VT है, लेकिन एंगल के फॉर्म में है। ठीक है? ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा हम तब करते थे जब हम एक्सेलरेशन का बात नहीं करते थे।
तो इस वाले में जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉर्मल प्लस टेंजेंशियल। तो इसमें टेंजेंशियल वाला पार्ट है कितना, 0। ये चीज नहीं है, तो यही टोटल एक्सेलरेशन क्या है इसका, नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो कि हर वक्त कहाँ लग रहा होगा, टुवर्ड्स दी सेंटर लगते जा रहा होगा। ठीक है, Yes. सब कुछ बता दिए यूनिफॉर्म ऑफ प्रमोशन का। ठीक है, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म ऑफ प्रमोशन पे। पॉज करें।